हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दृष्टि। और भाई आप सभी को पता है हम तैयारी कर रहे हैं यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की। जी हाँ, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जैसा कि हमने कल बात की थी, हमारे हिस्से में मतलब संजीव आर्य यानी मेरे हिस्से में आया है क्या, यूनिट सेकंड। और इसी यूनिट सेकंड की आज हम फिर से बात करेंगे। इसमें देखिए, पहले मैं आपको एक बार फिर से सिलेबस दिखा रहा हूँ और जो कल की जो हमारी क्लास है उसी को हम कंटिन्यू करके चलेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें इसके सिलेबस की तो ये है भाई हमारा पूरा जो सिलेबस दिया गया है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज की तरफ से। जो सेकंड जो हमारी इकाई है ये क्या है भाई, शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति, या हम कहेंगे टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं। और कल जो हमने कर लिया था या थोड़ा बहुत जो डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन जाना था और प्लस में हमने किया था शिक्षण की प्रकृति। ठीक है, शिक्षण की प्रकृति के बारे में हमने 3 पॉइंट अभी तक लिखे हैं। ठीक है, विद एग्जाम्पल्स हम चीज़ों को समझते हुए चल रहे हैं। ठीक है, हमें कोई बहुत ज़्यादा भागम दौड़, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है। हम बड़े इजीली करेंगे, विद क्वेश्चंस करेंगे, बड़े ही प्यार से तरीके से सारी चीज़ों को करके चलेंगे। ठीक है, तो इसी आशा के साथ कि भाई कल को आपको जो है जो भी हमारी क्लास हुई वो समझ में आई होगी। चलते हैं, मूव करते हैं आज की कक्षा के ऊपर। तो आज का जो हमारा क्या है भाई, यूनिट 2 का हम किससे डील करें भाई, यूनिट 2। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं भाई यूनिट सेकंड। नाम क्या है भाई, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, या हिंदी में कहेंगे शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति। ये हमारी यूनिट है और इसमें हम जो टॉपिक कर रहे हैं आज, वो टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ टीचिंग। टॉपिक है हमारा क्या, नेचर ऑफ टीचिंग, या हम कहेंगे शिक्षण की प्रवृत्ति या प्रकृति, है ना, शिक्षण की प्रकृति। भाई क्या प्रकृति है शिक्षण की, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कल की क्लास को ही हम कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। और कल की क्लास में हमने जाना था कि भाई शिक्षण क्या है। ये केवल भाई विचारों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए किया गया एक प्रयास होता है। ठीक है, कल हम ये सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। और जो मुख्य बिंदु हम डिस्कस कर रहे थे, उन मुख्य बिंदुओं में से हम 3 बिंदु कल डिस्कस कर चुके हैं। और जो 3 मुख्य बिंदु हमने डिस्कस किए वो कौन से हैं भाई, एक बार याद दिलाएंगे कौन से हैं भाई हमारे मुख्य बिंदु। सबसे पहले हमने बात की थी, जो मुख्य बिंदु की अगर हम बात करें कल की क्लास में जो हमने किए, सबसे पहला हमारा मुख्य बिंदु था क्या, कि जो हमारी शिक्षण है ना, जो हमारा शिक्षण है वो क्या है, द्विदिशात्मक है ना, 2 वे प्रोसेस है ना। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या था कि शिक्षण क्या है, एक द्विदिशात्मक है। द्विदिशात्मक मतलब 2 दिशाओं में चलता है या दोनों दिशाओं में चलता है। द्विदिशात्मक प्रक्रिया, या हम कहेंगे 2 वे प्रोसेस। 2 वे प्रोसेस, शिक्षण क्या है भाई, हमारी 2 वे प्रोसेस है। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात या दूसरा पॉइंट जो हमने जाना, वो जाना कि शिक्षण जो है वो क्या है, गतिशील है, या हम कहेंगे भाई डायनामिक है। शिक्षण क्या है भाई, गतिशील है, या हमने कहा भाई डायनामिक है। डायनामिक का तात्पर्य क्या, कि भाई ये है ना समय के अकॉर्डिंग जो है चेंज होती रहती है ना, बच्चे की नीड के अनुसार, है ना, और भाई समाज की आवश्यकता के अनुसार ये क्या होती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, ये हमने जाना। एंड द थर्ड वन वी हैव डिस्कस्ड वाज, ये क्या है, एक पर्पजफुल एक्टिविटी है, या हम कहेंगे उद्देश्यपूर्ण गतिविधि। शिक्षण जो है एक गतिविधि है, एक एक्टिविटी है जिसके पीछे कोई उद्देश्य होता है।
जैसे कि हमने कल भी डिस्कस किया कि भाई ये जो हम कर रहे हैं सेकेंड यूनिट, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, ताकि भाई आप जो है अपने एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाएँ, अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँ। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली फिर आप आगे जाके अच्छे से परफॉर्म करें अपने एग्जाम में, और फिर आगे जाके अपना जॉब करें, है ना। और जॉब में भी भाई अच्छा परफॉर्म करें, अगर हमें एक बढ़िया अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम वहाँ पर भी तो काम आएगी ना चीज़। ठीक है, तो भाई ये क्या है, पर्पजफुल एक्टिविटी है। शिक्षण क्या है, पर्पजफुल एक्टिविटी है। मतलब एवं ही नहीं है कि भाई ऐसे कुछ भी कर रहे हैं, नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं है। इसके पीछे कोई पर्पज है, इसके पीछे कोई उद्देश्य है। ठीक है, तो भाई अभी यहाँ तक हम कर चुके हैं, अभी चलते हैं यहाँ से थोड़ा सा आगे और समझना शुरू करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। हम यही 8-10 के लगभग पॉइंट लिखेंगे। तो चलते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा को। फोर्थ पॉइंट, जो फोर्थ हमारा जो महत्वपूर्ण बिंदु आएगा वो क्या आएगा, वो होगा कि भाई जो शिक्षण है वो क्या है, एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है या सहयोगात्मक प्रक्रिया है, या इंग्लिश में मैंने क्या कहा, कोलैबोरेटिव प्रोसेस, कोलैबोरेटिव प्रोसेस। अब सीधी सी बात है भाई, देखो ये है ना, कोलैबोरेशन होता क्या है, या कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव टीचिंग क्या होती है, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। कोलैबोरेशन ये होता है कि भाई हर व्यक्ति का अपना अपना रोल होना, अपनी अपनी एक अलग भूमिका होना। जैसे भाई अध्यापक का अपना रोल होता है ना। उसके बाद मैं कहूँगा छात्र का अपना रोल होता है, प्रिंसिपल का अपना रोल होता है, एडमिनिस्ट्रेटर्स का अपना रोल होता है। लेकिन सभी जो मिलकर कार्य कर रहे हैं उनका लक्ष्य एक है, क्या, कि भाई छात्र की सफलता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी मैं हमारे भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो सबका अपना अपना अलग अलग रोल है। अभी भी देखें, ये जो क्लास स्टार्ट करके जो गए हैं भाई, उनका एक अलग रोल है। ठीक है, मेरा एक अलग रोल है, आपका एक अलग रोल है, जो और ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन में है उनका एक अलग रोल है। ठीक है, लेकिन लक्ष्य क्या है, लक्ष्य है आपकी सफलता। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि जो शिक्षण है वो एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, जहाँ पर सभी जो इसके भागीदार हैं, इंक्लूडिंग पेरेंट्स ऑल्सो, ठीक है, या कम्युनिटी भी, इन सबका अपना अपना योगदान होता है। सबका अपना अपना एक मतलब एक सिंगल लक्ष्य को लेकर सब अपने अपनी तरफ से जो है योगदान देते हैं। ठीक है, और यदि बात करें हम क्लासरूम की, तो क्लासरूम के अंतर्गत कौन कौन आते हैं भाई, अपने शिक्षक आ गए और अपने छात्र आ गए। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई शिक्षक और छात्र दोनों की समान भूमिका रहती है, दोनों को ही सक्रिय रहना आवश्यक है। ठीक है, तो भाई इसके अंतर्गत हम एक दो पॉइंट लिख लेते हैं। पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि भाई सभी प्रतिभागियों की सक्रिय भूमिका होती है, पहली बात तो ये, तथा सभी का उद्देश्य या हम कह सकते हैं भाई उद्देश्य को क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव, या ऑब्जेक्टिव एक्चुअली छोटा होता है, लक्ष्य जो होता है वो बड़ा होता है, या लक्ष्य। भाई फिलहाल मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको नेचर ऑफ टीचिंग के बारे में बड़े अच्छे तरीके से बताऊं, इजीली वे में बताऊं। ठीक है, लेकिन लक्ष्य क्या है, लक्ष्य है आपकी सफलता। ठीक है, तो दोनों में तो अंतर है ना। उद्देश्यों से हम लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं, उद्देश्यों को पार करते करते हम लक्ष्य तक पहुंचते हैं। उद्देश्य सीढ़ी है लक्ष्य को प्राप्त करने की। ठीक है, तो वही उद्देश्य या लक्ष्य समान होता है। लक्ष्य सभी का एक है, क्या, छात्र की सफलता। हाँ, लेकिन कार्य सभी के अलग अलग है।
कार्य सभी के अलग अलग है। आपका कार्य है भाई पढ़ना सीखना, मेरा कार्य है सिखाना, है ना। तो भाई कार्य सभी के अलग अलग हैं, लेकिन सबका जो है लक्ष्य एक। और ये जो सभी जो कार्य करते हैं ना, सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सभी जो कार्य करेंगे वो करेंगे कैसे? सहभागितापूर्ण से, है ना। ये सब एक दूसरे के सहभागी बनकर, है ना, सब एक दूसरे के सहयोग से कार्य करते हैं, ठीक है। सभी अपनी अपनी भूमिका सहभागितापूर्ण तरीके से निभाते हैं। भाई आप भी साथ के साथ लिखते रहना, ताकि आपके जो नोट्स बन सकें बेहतरीन तरीके से, और जब आप एग्जाम में जाएं तो आपको जस्ट एक बार इसको पढ़ के जाना है, ठीक है। सभी भाई सहभागितापूर्ण निभाते हैं, जो क्योंकि जब आप अपना हाथ का लिखा हुआ पढ़ते हैं ना, वो कंपेरेटिवली हमें ज़्यादा याद रहता है, ज़्यादा लंबे समय तक याद रहता है ना। वही साइकोमोटर डोमेन भी काम करता है उसके अंतर्गत, ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि भाई टीचर की जो रोल होगा, टीचर का जो रोल होता है वो क्या होता है? एक फैसिलिटेटर का कार्य करता है। फैसिलिटेटर से मतलब क्या, कि टीचर क्या है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, बच्चा उसको सीखता है, ठीक है। बच्चा उस रास्ते पर चलता है जो रास्ता टीचर ने दिखाया होता है, उसको मार्गदर्शन किया होता है जिसका, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि भाई जो शिक्षण है वो क्या है, एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है या कोलैबोरेटिव प्रोसेस है। पांचवा पॉइंट अगर मैं कहूँ कि शिक्षण जो है वो क्या है, दैट टीचिंग इज ए काइंड ऑफ एडेप्टेबिलिटी। शिक्षण एक प्रकार की अनुकूलनशीलता है, ठीक है। तो हम कहेंगे पांचवा पॉइंट हमारा बनेगा अनुकूलनशीलता, या हम कहेंगे एडेप्टेबिलिटी। अनुकूलनशीलता या एडेप्टेबिलिटी। अब भाई अनुकूलनशीलता या एडेप्टेबिलिटी क्या है? अब भाई सीधी सीधी सी बात है कि भाई जो शिक्षक है ना, वो छात्र की आयु, सीखने की गति, उसके रुचि, ठीक है, उसकी पृष्ठभूमि, उन सभी को ध्यान में रखते हुए अपने शिक्षण का अनुकूलन करता है, अडेप्ट करता है, उसमें परिवर्तन करता है, या उसमें कुछ जोड़ता है या घटाता है ना। इसी को तो बोलेंगे ना हम एडेप्टेबिलिटी, कि भाई अडेप्ट कर लिया उसने, है ना। जैसे कि भाई जानवर होते हैं अडेप्ट कर जाते हैं, है ना। भाई जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का रूल है वो यही तो कहता है, जो अडेप्ट करेगा वो जिएगा, जो अडेप्ट कर नहीं करेगा वो नहीं जिएगा, ठीक है। तो भाई जो समय के साथ जो सिचुएशन के साथ में अडेप्ट करता है, अनुकूलन कर लेता है ना। जैसे कि एसी भी होता है अनुकूल, अनुकूल तो बोलते हैं कुछ ऐसा, ठीक है। तो वो क्या है, हवा को अनुकूल में रखता है, हमारे अनुसार रखता है, ठीक है। ऐसे ही भाई शिक्षक को भी छात्र के अनुसार ही शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। उसमें उसकी हर प्रकार की उसकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो भाई हम ये क्या कहेंगे कि भाई शिक्षण के दौरान, है ना, हम कहेंगे शिक्षण के दौरान शिक्षक छात्रों की आयु, ठीक है जी। उसके बाद मैं कहूँगा कि भाई आवश्यकताओं, भाई क्या आवश्यकता है उसको सीखने की, उसको भी ध्यान में रखता है। रुचि, जिसको हम कहेंगे इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद में हम कहेंगे अभिवृत्ति, जो कि हमारे
टॉपिक का भी नाम है, या हम कहेंगे यूनिट का भी नाम है ना, टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड, ठीक है। उसके बाद मैं कहूँगा सीखने की गति, सीखने की गति, ठीक है, इत्यादि लिख देते हैं ना, काफ़ी सारी चीज़ें होगी, ठीक है। एक और चीज़ भी लिख लेते हैं भाई, पृष्ठभूमि, मतलब क्या उसका बैकग्राउंड है, उसके सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड को भी आपको ध्यान में रखना होता है। बैकग्राउंड, आदि के अनुसार अनुकूलन करता है। भाई जैसी उनकी नीड होगी उसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को चेंज करूँ, ठीक है। तो ये जो है ना अनुकूलनशीलता है इसके अंदर। अनुकूलनशीलता मतलब अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी मतलब जो टीचर है वो अडेप्ट करेगा बच्चों को अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसको अकॉर्डिंग के लिए हम इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि ये जो बालक जो भिन्न भिन्न होते हैं इसको क्या बोलते हैं, हम लिखेंगे भाई शिक्षक छात्रों की या छात्रों की वैयक्तिक भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वैयक्तिक भिन्नता या इंग्लिश में कहेंगे इसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये जो मैं शब्द लिख रहा हूँ ना, ये एग्जाम में जो के तो आते हैं, आपको बिल्कुल इन शब्दों पर टिके रहना है, याद रखना है कि मैं क्या क्या शब्द लिख रहा हूँ, ठीक है। का सम्मान करता है ना, रिस्पेक्ट करनी है, ये नहीं कि भाई ये कहाँ से आ गया, ये औरों से अलग है, नहीं, आपको सम्मान करना है कि भाई सभी अलग ही होते हैं, है ना, इंक्लूडिंग यू एंड मी। हम कौन से किसी के जैसे हैं? नहीं ना, तो भाई कोई हमारे जैसा क्यों हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अनुकूलनशीलता कितने हो गए भाई हमारे? 5 पॉइंट हो गए, जैसा कि मैंने कहा 7-8 पॉइंट लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, ठीक है। और इससे आपका ये टॉपिक जो है ना, ये मतलब जो ये है नेचर ऑफ जो है, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें हम एक एग्जाम्पल में ये भी कह सकते हैं ना कि भाई जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको भाई कैसे सिखाया जाता है? पिक्चर्स के द्वारा। आप उनके बुक उठा के देखो, है ना, आपकी बुक उठा के देखो, कोई भी आपको पिक्चर नहीं मिलेगी, है ना। कहानियों के द्वारा सिखाते हैं आपको, कोई कहानी के द्वारा नहीं सिखाता है। तो आपके अनुसार जो है अनुकूलनशीलता की जाती है, ठीक है। उसके बाद मैं कहूँगा कि भाई शिक्षण जो है ना वो किसके आधार पर किया जाता है? दो चीज़ों के आधार पर, ठीक है। एक मनोविज्ञान और एक समाजशास्त्र, ठीक है। फिलोसफी भी होती है, एग्रीड। लेकिन मैं ये कहूँगा कि शिक्षण करते समय दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। कौन से? मनोविज्ञान और समाजशास्त्र, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई कि शिक्षा का जो आधार है वो क्या है? मनोविज्ञान और समाजशास्त्र है, ठीक है। तो अगला हम पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नंबर 6, मनोवैज्ञानिक तथा समाजशास्त्रीय आधार, ठीक है जी। या हम सीधा सीधे कहेंगे कि भाई साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल बेसिस, साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल बेसिस, ठीक है जी। अब इसका तात्पर्य क्या है
कि भाई जो हमारा शिक्षण है वो बच्चों को सिखाते हैं जब हमें, ठीक है। आपने देखा होगा कि हमें बच्चे क्या है, कैसे सीखते हैं, कैसे उनकी सोच होती है ना, उनको मोटिवेट कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें किससे संबंधित है? ये सारी चीज़ें हमारे मनोविज्ञान में आ जाती हैं, है ना। और वहीं अगर मैं कहूँ कि यदि आप बच्चों के समाज से, उनकी संस्कृति से उसको समझ के तब उनको सिखाते हैं, उनके आसपास की चीज़ों से रिलेट करके सिखाते हैं, तो बच्चे कंपैरेटिवली ज़्यादा सीखते हैं। तो हमें इन दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, क्या मनोवैज्ञानिक आधार को भी, क्योंकि हमें वो बताता है कि किस आयु में बच्चे की सोच क्या होती है, उसको क्या चाहिए, है ना, कैसे बच्चा डेवलप करता है ना, क्या कुछ बच्चे की संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है ना, हमारा सामाजिक विकास कैसे होता है, हमारा मोरल डेवलपमेंट कैसे होता है, ये सब कौन बता रहा है हमें? साइकोलॉजी बता रही है, ठीक है। वही उसके समाज में क्या है, किस तरीके से हमें उसको डील करना है, ये किससे रिलेटेड है? हमारे समाज शास्त्र से है, ठीक है। तो इनको दोनों को ही आपको सम्मान करना होगा, इन दोनों को ही आपको ध्यान में रख के बच्चों को पढ़ाना होगा, ठीक है। तो भाई चलते हैं, थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं इनके बारे में। शिक्षण में शैक्षिक मनोविज्ञान, मैं जानबूझ के भाई शैक्षिक मनोविज्ञान लिख रहा हूँ, एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्योंकि ये साइकोलॉजी का वो पार्ट है जो एजुकेशन में यूज होता है। साइकोलॉजी बहुत प्रकार की होती है भाई, ठीक है, लेकिन एक प्रकार एजुकेशनल साइकोलॉजी भी है। क्यों? क्योंकि वो साइकोलॉजी जो हम बच्चों को समझने के लिए प्रयोग करते हैं, है ना। शैक्षिक मनोविज्ञान के तत्व, शैक्षिक मनोविज्ञान इंग्लिश में भी लिख देता हूँ भाई, एजुकेशनल साइकोलॉजी के तत्व जैसे अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा किसको बोलते हैं भाई? मोटिवेशन को, मोटिवेशन, उसके बाद में हम कहेंगे अधिगम। अधिगम का मतलब क्या? लर्निंग, ठीक है। तथा पुनर्बलन, जिसको बताया था किसने? स्किनर ने, ठीक है। पुनर्बलन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रीइंफोर्समेंट। आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। भाई इसके बिना नहीं कर सकते आप, ठीक है जी। इसके बिना आप सिखा ही नहीं पाओगे। यदि आपको बच्चे का ही नहीं पता कि बच्चा कैसे सीखता है, बच्चा क्या चाहता है, आप कैसे सिखा सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। बच्चे को जाना भी साइकोलॉजी के द्वारा ही जाता है, इस बात को भी लिख लेते हैं, है ना। बाल विकास का ज्ञान शिक्षण के लिए अनिवार्य है। यदि आपको यही नहीं पता कि भाई बच्चा विकास कैसे करता है, तो आप पढ़ाएंगे क्या उसको? बच्चे की क्या नीड है, किस आयु में क्या उसको चाहिए, आप नहीं करा सकते, ठीक है। जब तक आपको ये नहीं पता कि आपका कस्टमर को क्या चाहिए, तो आप उसको क्या सामान बेचेंगे, है ना। आप समझ पा रहे हैं? तो अब आया है आदमी जूते लेने के लिए, उसको नीड है जूते की कि भाई ठंड लग रही है, पैरों में जूते चाहिए। आप उसको कह रहे हो कि भाई तू एक काम कर, तू गाड़ी ले जा। अब ना तो गाड़ी का उस पास उसका मतलब इतना हिसाब किताब है, ना उसको चलानी आता, उसको चाहिए जूते, भाई जूते दो।
ठीक है, वो कैसे पता चलेगा कि उसको क्या चाहिए, वो हमें साइकोलॉजी से पता चलता है। बात नंबर 1, ठीक है। उसके बाद में मैं कहूंगा जब बात आएगी समाजशास्त्र की, तो भाई सर्वोत्तम शिक्षण शिक्षार्थी को जानकर, जानकर का तात्पर्य यहाँ पर आ गई हमारी साइकोलॉजी, ठीक है, जानने से मतलब यहाँ पे साइकोलॉजी आ गई, ठीक है, तथा उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, जो भाई हमारा जो सोशियो कल्चरल जो इन्वायरमेंट होता है उससे कनेक्ट करके सिखाएंगे तभी तो सीखेगा ना, है ना। अब बात करने लग जाए भाई चंद्रमा पे ऐसा होता है ना, यूरेनस पे ऐसा हो रहा था, नहीं, आपके पड़ोस में क्या हो रहा है ना। हम ये त्योहार मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, ये जो दिन आता है ये कैसे आता है ना, दिन आने का मतलब भाई बड़ा दिन क्यों होता है, उसके आसपास से जोड़कर, है ना। मकर संक्रांति क्या है, ठीक है, क्यों मनाई जाती है ना, उत्तरायण में दक्षिण, वो ज्यादा सीखेगा चीजों को। अगर हम भाई जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं, सोच के देखो, और अगर हम इस तरीके से लेके चलते हैं, है ना, कि देखो सूरज यहाँ से वहाँ जा रहा है, फिर देखो वहाँ से वहाँ आ रहा है, ये जो दिन आया था ये क्यों आया था, है ना, सबसे छोटा दिन क्यों होता है, सबसे बड़ा दिन क्यों होता है, इसी दिन क्यों होता है भाई, ये ऐसा क्यों है कि भाई यहाँ पे अगर गर्मी होती है तो ऑस्ट्रेलिया में सर्दी होती है, ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है तो यहाँ पे सर्दी होती है, ऐसा क्यों होता है। जब इन चीज़ों को जोड़कर समझ के समझाया जाता है तो बच्चा कंपेरेटिवली ज़्यादा सीखता है, आसपास की चीज़ों से रिलेट करके सिखाते हैं तो, ठीक है। उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से जोड़कर किया जाता है, सर्वोत्तम शिक्षण, हाँ, किया जाता है। उसी को हम सर्वोत्तम कहेंगे भाई, जब हम ऐसे शिक्षण देंगे तभी हम उसको कहेंगे कि भाई ये है हमारा जो ये बेस्ट किया है हमने, तभी वो बेस्ट हो सकता है, अदरवाइज बेस्ट हो ही नहीं सकता। उसके बाद में मैं कहूँगा कि जो शिक्षण है ना वो एक समस्या समाधान प्रक्रिया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है, ठीक है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस कैसे है, हम एक्चुअली बच्चे को एबल बनाते हैं कि वो तार्किक ढंग से सोचना शुरू करे, आलोचनात्मक ढंग से, क्रिटिकल जो थिंकिंग है उसको डेवलप करने की बात करते हैं। अगर बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो गई, बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो गई, तो बच्चा समस्याओं का समाधान स्वयं से भी कर सकता है। और ये करवाने के लिए हमें पहले अपने लेवल पे चीज़ों को जो है वो करके दिखाना होता है ना। शिक्षण जो है वो अपने आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग है। जैसे कि आपके सामने एक प्रॉब्लम हो सकती है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, पता नहीं क्या होगा, कितना बड़ा होगा, हे भगवान क्या करे क्या ना करे। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, अरे मास्टर जी तो बड़े ही सिंपल सिंपल सी बातें बता रहे हैं, बड़े ही सिंपल सिंपल शब्दों में बता रहे हैं, है ना, बड़े ही ऐसी बातें बता रहे हैं, ये तो मुझे भी पता था लेकिन ये नहीं पता था कि ये चीज़ ऐसे बताई जाएगी, है ना, ये एग्जाम में इस तरीके से आ सकती है, ठीक है। तो वो हमारा काम क्या है, हमारा काम ही प्रॉब्लम सोल्व करना है, या भाई आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है, ठीक है। अल्टीमेटली भाई एग्जाम तो आपको देना है, हम तो आपके को एक थिंकिंग को डेवलप कर सकते हैं जिससे आप चीज़ों को तार्किक ढंग से सोच सकें और समस्याओं को हल कर सकें, ठीक है। तो भाई इसको हम क्या कहेंगे कि शिक्षण क्या है, समस्या समाधान प्रक्रिया है, ठीक है जी। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, शिक्षण क्या है कि भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है, ठीक है। अब इसके बारे में ही बात कर लेते हैं भाई, समस्या समाधान प्रक्रिया।
या प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस से क्या तात्पर्य है हमारा? इससे तात्पर्य यही जो अभी मैंने बताया कि भाई जो शिक्षा का जो उद्देश्य है ना, वो छात्रों का तार्किक और आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना है। ठीक है, तो सीधा सीधा ये लिखेंगे कि भाई शिक्षण का उद्देश्य या शिक्षा का उद्देश्य शिक्षार्थी की तार्किक मतलब लॉजिकल तथा तार्किक के साथ साथ आलोचनात्मक या समालोचनात्मक या विवेचनात्मक, कई नामों से जानते हैं इसको। ठीक है, फिलहाल मैं लिख देता हूं भाई समालोचनात्मक। समालोचनात्मक से तात्पर्य क्या कि जहां पर हम अपने लेवल पे चीजों को सोच सकते हैं। ये नहीं कि भाई सामने वाले ने बोला और हमने मान लिया, भाई मैंने कहा कि शिक्षण ये है, शिक्षण आपने बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग मैंने जो कहा भाई मास्टर जी ने बोल दिया तो ये सत्य होगा इसलिए आपने मान लिया। नहीं, ऐसे नहीं। आपको उसके ऊपर मनन करना है, आपको उसके ऊपर रिफ्लेक्शन करना है कि हाँ ये जो बात कह रहे हैं ये सही है, कहाँ तक सही है, कहाँ पर बात जो है वो आपके व्यू पॉइंट से अलग जा रही है। ठीक है, जब आप ऐसे सोचेंगे तो वो होगी असली समालोचनात्मक सोच, या हम कहेंगे भाई क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, समालोचनात्मक, तार्किक तथा समालोचनात्मक चिंतन, हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं इसको भी क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग को विकसित करना है। और भाई अगर ये विकसित हो जाती है तो आप मान के चलेंगे कि भाई बच्चा किसी भी समस्या का समाधान करेगा, स्वयं से करेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सभी को अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं से ही करना पड़ता है ना। हम तो भाई स्कैफोल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, यह सोच विकसित होने से या हो जाने से शिक्षार्थी स्वयं अपने वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। हल कर सकता है। भाई अगर ये एक बार आपने सोच डेवलप कर दी ना, फिर बच्चा अपने आप चीज़ों को कर पाता है, अपने आप से अपनी जो भी समस्याएं हैं उनको वो हल कर सकता है। ठीक है, तो ये थे भाई हमारा 7वां पॉइंट कि भाई जो शिक्षण है वो क्या है, अपने आप में एक समस्या समाधान प्रक्रिया है या प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है। क्योंकि भाई हम जो भी हमारे सामने समस्याएं आती हैं हम उनका समाधान करते हैं, और जिससे क्या होगा, बालक का एक दृष्टिकोण डेवलप हुआ कि दैट, है ना, जैसे कि कहा भी जाता है ना, एक बड़ी ही प्यारी कोटेशन है क्या, कि भाई एवरी प्रॉब्लम हैज इक्वल और बिगर अपॉर्चुनिटी। कोई भी समस्या हो उसका या तो उसके बराबर या उससे भी बड़ा एक अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी आप समझ गए होंगे कि भाई एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, जैसे अभी मैं रिसेंट एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, अभी देखो जैसे कि समस्या आई भारत के ऊपर मैं कहूँगा, या फिर हमारे पड़ोसी देश के ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर एक समस्या आई। ठीक है, अब उस समस्या से आपने एक चीज़ देखी, अभी रिसेंटली ही आप देख पा रहे हैं कि उसका जो है
बिगर अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है, उस समस्या के कारण हमारे सामने एक बिगर अपॉर्चुनिटी आ रही है। क्या, क्यों ना हम अपनी चिकन नेक को थोड़ा सा और बड़ा कर लें, है ना, अपनी चिकन को थोड़ा सा और खिला के, है ना, उसकी गर्दन को थोड़ी सी और मोटी करें, है ना। तो फिर जो काटने की बात कर रहे हैं उस गर्दन को, तो वो थोड़ी सी ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। जो भाई हमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जो पहुंचानी पड़ती हैं चीज़ें, वो एक पतला सा रास्ता है ना। अगर वो जो बातें चल रही हैं, अगर वो चीज़ें हो जाए तो वो रास्ता इतना बड़ा हो जाए, प्रॉब्लम सो, ठीक है। देशों के नक्शे बदलते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। देखो इजराइल भी तो बदल रहा है, बदल रहा है ना, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। प्रॉब्लम है तो उसके सामने उसका समाधान तो उसके साथ साथ है ही है, अगर हमने प्रॉब्लम को ढंग से समझ लिया तो। लेकिन हाँ, उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी उसके साथ है, और अगर ये एटीट्यूड डेवलप हो जाता है तो बालक अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं से कर सकता है, ठीक है। चलते हैं भाई आगे। जो टीचिंग है वो क्या है अपने आप में? टीचिंग जो है वो बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ावा देता है ना। भाई आप देखिए, जो टीचिंग है, जब बच्चा मान लो कोई स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, या भाई कुछ आर्ट में कुछ कर रहा है, तो भाई बच्चे के पास अपार अवसर होते हैं अपनी जो प्रतिभा है उसको निखारने का, उसको आगे बढ़ाने का, उसको कुछ करके दिखाने का, ठीक है। तो ये क्या कहेंगे हम कि रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देता है हमारा शिक्षण, ठीक है। तो 8वां हम पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, 8th रचनात्मकता या हम कहेंगे भाई, अच्छा बाद में लिखेंगे, तथा नवाचार को बढ़ावा, ठीक है। या इंग्लिश में हम कह सकते हैं एनरिचमेंट ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। भाई आप खुद से समझिए कि यदि एक बच्चा स्कूल में जाता है और एक बच्चा स्कूल में नहीं जाता, किसको क्रिएटिविटी और इनोवेशन के ज़्यादा मिलेंगे चांसेस? ऑब्वियसली जो स्कूल में जा रहा है भाई, वो काम ही वहाँ पे ये कराना है ना। उनका तो भाई एक पर्टिकुलरली एक प्रोग्राम है कि भाई ये कराना, आर्ट्स की भी क्लास होगी, डांस की भी क्लास होगी, म्यूजिक की भी क्लास होगी, उसके बाद में फिर ड्रामा की क्लास होगी। तो आप अपने जो क्रिएटिविटी है, जो आपका जो इनोवेशन है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि भाई शिक्षण जो है रचनात्मकता तथा नवाचार को बढ़ावा देता है, पहली बात तो होगी ये, ठीक है। और भाई हम दूसरा पॉइंट ये भी कह सकते हैं इसी में कि भाई आपकी जो कल्पना है ना, इमेजिनेशन, शिक्षण छात्र या शिक्षार्थियों शिक्षार्थियों की कल्पना, या हम कहेंगे भाई इमेजिनेशन, को सहयोग सपोर्ट करता है। हाँ, आप और ज़्यादा इमेजिन कर सकते हैं, आप अपनी इमेजिनेशन को बढ़ा सकते हैं, है ना। सहयोग करते हुए, सहयोग करते हुए उन्हें अभिव्यक्त, कि भाई एक्सप्रेस करो, है ना, उन्हें अभिव्यक्त, इंग्लिश में क्या कहेंगे भाई, एक्सप्रेस करने का
करने के लिए अवसर, भाई अवसर भी मिलेंगे आपको, तथा स्थान, भाई स्थान ना हो अवसर हो, क्या फायदा, या अवसर हो स्थान ना हो तब भी कोई फायदा नहीं है ना। तो मतलब कहने का कि भाई आप घर पे वो चीज़ें नहीं कर सकते जो आप स्कूल में कर सकते, है ना। शिक्षण आपको वो प्लेटफॉर्म देता है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को दिखाएं, अवसर तथा स्थान प्रदान करता है। ठीक है जी, यहां तक 8 हो गए अपने पॉइंट, 1-2 पॉइंट और लिख लेते हैं भाई। ठीक है, बात करते हैं कि भाई 9th पॉइंट अपना क्या बनता है। 9th पॉइंट मैं कहूंगा कि भाई जो शिक्षण है ना, ये इवेल्युएशन बेस्ड प्रोसेस है। इवेल्युएशन बेस्ड कैसे, भाई शुरुआत में हम कुछ ऑब्जेक्टिव रख के चलते हैं, हम कुछ उद्देश्य रख के चलते हैं। जैसे कि अभी हमारा उद्देश्य क्या है, कि मेरा उद्देश्य ये है और आपका भी यही होगा कि ये जो यूनिट 2 है ना, आपका तो खैर सारा ही कंप्लीट सिलेबस है, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि यूनिट 2 को इतने अच्छे से कराऊं, इतने अच्छे से कराऊं कि आपको इसमें किसी भी तरीके से, पहली बात तो कोई भी प्रॉब्लम ना रहे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपके एग्जामिनेशन में यदि इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आए, जो कि आएंगे, आप उसको भली भांति बहुत अच्छे तरीके से आउट ऑफ आउट कर पाए। और पॉइंट नंबर 3, कल को जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने तो ये चीज़ें आपके अंदर आत्मसात हो, ये चीज़ें आपको पता हो कि हाँ शिक्षण ये चीज़ भी है, ये चीज़ भी है, ये चीज़ भी है, रिसर्च इस तरीके से होती है, डाटा इस तरीके से होता है ना, यूजीसी ने इस बारे में ऐसा कहा है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता हो। ठीक है भाई, मेरा लक्ष्य तो यही है। ठीक है, और होपफुली आपका लक्ष्य भी है। ठीक है, सफलता आवश्यक है, लेकिन भाई सीखना उससे भी अधिक आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए भाई, शिक्षण क्या है, एक मूल्यांकन आधारित प्रक्रिया है। देखते हैं भाई 10th भी आ जाए तो यहीं पे। भाई आजकल पता नहीं ये फ्रॉड इतना ज़्यादा चल गया है कि मेरे पास दिन में ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 फ़ोन तो ज़रूर आते होंगे जो हमारे मतलब अननोन कॉलर से होते हैं, हालांकि ये अननोन है नहीं। ठीक है, तो चलिए भाई, ये क्या है हमारा, वी हैव टाइम। ठीक है, तो चलिए, ये क्या भाई, मूल्यांकन आधारित प्रक्रिया है। मूल्यांकन आधारित प्रक्रिया से तात्पर्य क्या है, इसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। मूल्यांकन आधारित प्रक्रिया, जो हमारी शिक्षण है वो क्या है, मूल्यांकन आधारित प्रक्रिया, या हम कहेंगे भाई इवैल्यूएशन बेस्ड प्रोसेस। ठीक है, इवैल्यूएशन बेस्ड प्रोसेस है। और इसका तात्पर्य क्या है कि भाई हमारे, जैसे मैंने कहा कि कुछ उद्देश्य होते हैं शुरुआत में। अब जो वे उद्देश्य हैं भाई, उद्देश्य ये भी हो सकता है कि हमें ज्ञान प्रदान करना है, या इस चीज़ के बारे में नॉलेज देनी है, या ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, या ये क्वेश्चंस आने चाहिए, या ये कार्य करना आना चाहिए। भाई कई बार परफॉर्मेंस मतलब वो भी होता है ना कि भाई स्किल डेवलप करनी होती है। ठीक है, तो हमें ये देखना होता है कि भाई बच्चा जो है वो कितने लेवल तक उसमें दक्ष हो पाया है या दक्षता प्राप्त कर पाई है, और इसके लिए हमें करना पड़ता है क्या, मूल्यांकन। कैसे पता चलेगा अदरवाइज, है ना, कि भाई आपने कितना सीखा कितना नहीं सीखा। ठीक है, तो ये क्या है, इवैल्यूएशन बेस्ड प्रोसेस है। तो यहां पर हम यही लिखेंगे, शिक्षण के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। भाई क्यों करा रहे हैं, कोई उद्देश्य तो होगा ना। आप भी अभी जो पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं, कोई उद्देश्य तो होगा ना, तभी तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ये जो मूल्यांकन है, जो इवैल्यूएशन है, वो इन्हीं उद्देश्यों की जांच करता है कि भाई उद्देश्य पहली बात तो पूरे हुए हैं या नहीं हुए, और अगर पूरे हुए तो किस हद तक पूरे हुए हैं। ठीक है, इसका पता कैसे चलता है, हमारे मूल्यांकन से पता चलता है।
तो भाई जिनके बारे में जिससे सॉरी कुछ उद्देश्य होते हैं जिन्हें किस हद तक छात्र द्वारा अर्जित कर लिया गया है इसका पता मूल्यांकन से होता है। भाई मूल्यांकन से ही तो पता चलेगा ना, मूल्यांकन से चलता है। ठीक है भाई, आपने कितना सीखा या नहीं सीखा, जब तक आपका टेस्ट नहीं होगा तब तक हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, और जो मूल्यांकन होता है ना, वो ये नहीं कि भाई हमें केवल एंड में लेना है, जबकि ये लगातार होना चाहिए। यही सीसी की बात आएगी, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की, कि भाई मूल्यांकन जो है वो लगातार चलना चाहिए, यानी भाई या हम कहेंगे कि भाई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का अभिन्न अंग होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहां पर कहेंगे भाई मूल्यांकन निरंतर तथा व्यापक, ब्रैकेट में लिख रहा हूं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब हर एरिया को कवर करे, जो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अभिन्न रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। कि भाई इसके बिना तो शिक्षण अधिगम पूरा होगा ही नहीं, अभिन्न रूप है। इसको आप इवेल्युएशन को आप शिक्षण अधिगम से अलग कर ही नहीं सकते। यदि आपने अलग किया तो शिक्षण अधिगम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये क्या रहेगा अपना, एक इवेल्युएशन भी होना चाहिए, मतलब ये भी इसका एक पार्ट है किसका, शिक्षण का। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट 10वां लिख लेते हैं, फिर इसके बाद में ये अपना जो नेचर ऑफ टीचिंग है होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में मैं कहूँगा कि जो शिक्षण है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, वो क्या है, बालकों को या छात्रों को नैतिक तथा सामाजिक मूल्य प्रदान करना। ठीक है, केवल भाई ये नहीं कि भाई हमें उनको जीनियस मॉन्स्टर बनाना है, नहीं, हमें उनको नैतिकता सिखानी है, हमें उनको सामाजिक मूल्य बताने कि भाई समाज में किसका क्या स्थान है, क्यों है, कैसे है, किस तरीके से यदि स्थान ना हो तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं या सुधर सकती, जो भी वटेवर। ठीक है, लेकिन जो रियलिटी है वो हमें उनको बताना पड़ता है या बतानी चाहिए, शिक्षण का ये उद्देश्य है। ठीक है, तो भाई हम कहेंगे लास्ट है अपना नैतिक तथा सामाजिक मूल्य। ठीक है जी, इंग्लिश में बोलेंगे भाई मोरल
एंड सोशल वैल्यूज। ठीक है जी, मोरल एंड सोशल वैल्यूज। और इसमें भाई सीधा सीधा सा हमें यही बताना है क्या, कि भाई शिक्षण का जो एक उद्देश्य होता है उसमें एक ये भी उद्देश्य है कि हमें बालक को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना है ना। उसको हमें कम्युनिटी की सर्विस वो कर सके, मतलब समाज की, अपने समुदाय की सेवा कर सके, उसके लायक बनाना है, हमें बालक को नैतिक बनाना है, वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति जागरूक हो, है ना। उसको हमें ये सारी चीज़ें बतानी हो। ये कार्य शिक्षण का ही है। ठीक है, या मैं कहूँगा शिक्षक का है, शिक्षण के द्वारा। ठीक है, तो भाई यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, कि भाई शिक्षण के द्वारा बालक को उसकी या उसके सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक उत्तरदायित्व मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोध कराकर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोध कराकर उसे एक उत्तरदायी नागरिक, या हम कहेंगे भाई रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ठीक है जी। आप देखते हैं ना भाई, जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना है। उसके बाद में उसको उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है, या यहीं पे लिख देते हैं क्योंकि स्पेस भी कम है। उत्तरदायी नागरिक, सामाजिक ठीक है, समाज का क्या बनाएंगे भाई, सामाजिक मतलब समाज के और कम्युनिटी का अपना सर्विस के लिए, है ना। सामाजिक तथा सामुदायिक सेवा। ठीक है, हम कह सकते हैं भाई सोशल एंड कम्युनिटी सर्विस के योग्य बनाना है। तो भाई यहाँ से आप समझ सकते हैं, मेरा ये मानना है, मैं पर्टिकुलरली इस जॉब में इसीलिए आया, ठीक है, कि मुझे ये पता है कि यदि किसी राष्ट्र को आपको परिवर्तित करना है, राष्ट्र को चेंज करना है, तो सबसे पहले हमें चेंज करना चाहिए उनके टीचर्स को, है ना। अध्यापकों को चेंज करो भाई, है ना। अगर आप अध्यापकों को चेंज करेंगे तो बच्चे अपने आप चेंज होंगे, हाँ या ना। अगर एक सही अध्यापक है वो अपने आगे 1000 बच्चों को, 1,00,000 बच्चों को चेंज कर सकता है, सही रास्ते पे ला सकता है। और जब बच्चे चेंज होंगे तभी भाई राष्ट्र जो हो वो उन्नति कर पाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग दिस इज़ द मोस्ट नोबल कोज या नोबल सर्विस, ठीक है, जो कि भाई हम करनी चाहिए हमें बड़े ही ईमानदारी के साथ, बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ही चीज़ों को समझ के समझा के तब चलना चाहिए। ठीक है, ताकि भाई हमारा और हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो सके। ठीक है, तो इसी के साथ आज का जो ये हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ टीचिंग, इसको हम करते हैं इतिश्री। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो अपना टॉपिक करेंगे कल, ठीक है,
कल 4:15 बजे जो हमारी क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे किसकी, शिक्षण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, कि भाई आखिर टीचिंग हो क्यों। हालांकि यहाँ से आप काफ़ी कुछ चीज़ें समझ गए होंगे, हम पॉइंट्स लिखेंगे, है ना, समझेंगे कि भाई क्या कुछ उद्देश्य है, कुछ मिलते जुलते होंगे, कुछ होंगे उनसे अलग, लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये रहा हमारा सिलेबस भाई, और इस सिलेबस क्या कहता है, प्रकृति के बारे में हमने बात की, कल हम बात करेंगे शिक्षण के उद्देश्य, उसके बाद में आवश्यकताओं पर जाए। ठीक है, तो कल हम बात करेंगे कि शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, शिक्षण कराया ही क्यों जाता है ना, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कल। तो मिलेंगे जल्दी ही अगली कक्षा में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड